मन हमारी क्षमताओं का आईना होता है और इस आईने में अक्सर हमें कई प्रतिबिंब बनते नजर आते हैं और इन प्रतिबिंबों के बीच हम कभी कभी हमारी मंजिलों की धुंधली तस्वीरें उभरते देखते हैं, मगर हमारा दिमाग उन धुंधली तस्वीरों को हजारों सवाल करके ओझल कर देता है और हम दोबारा उन मंजिलों की तरफ ले जाने वाले रास्तों को खोजने की कोशिश भी नहीं करते। वे टू मास्टरी कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी मंजिलों की उन धुंधली तस्वीरों को कसकर पकड़ दिया और मन में उठ रहे सवालों को उन्हें मिटाने नहीं दिया। ये कहानी है संघर्ष की सीढ़ियों पर चढ़कर मास्टरी तक पहुंचने की। मैं दीपाली रावत स्वागत करती हूं आपका व्यक्तित्व पर विचार की इस पहली पॉडकास्ट पर। उस जमाने में चीन में हर 3 साल में शाही परीक्षा का आयोजन किया जाता था, जो कि क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर होती थी। दरबार में अधिकारी पद हासिल करने के लिए हर किसी को इन 3 स्तरों से होकर गुजरना पड़ता था। वो लोग जिनके पास खेती करने के लिए पुरखों की जमीन या फिर पारिवारिक व्यवसाय होता था, उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि उनके पास एक विकल्प रहता था। पर जो लोग थोड़ा निचले गरीब तबकों से थे, जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते थे, उन लोगों के लिए इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर दरबार में एक अधिकारी पद को हासिल करना उम्मीद की एक ऐसी किरण थी जो कि उन्हें रोज दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा करने वाले समाज के सबसे निचले तबके से उठाकर शाही ठाट बाट वाले सबसे प्रतिष्ठित तबके में लाकर रख देती थी। चेन माई, एक ऐसा गांव जिसमें रहने वाले लगभग सभी परिवारों के लिए मछलियां पकड़ना और बेचना ही व्यवसाय का स्रोत था। ऐसे गांव में अगर किसी परिवार के पास खेती करने लायक थोड़ी सी जमीन भी होती तो उन्हें अमीर समझा जाता। युवान का परिवार भी इसी गांव में रहता था। युवान के माता पिता को 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। तभी से बस एक ही सपना था उनका कि अपने बेटों को मछुआरा नहीं बनने देंगे। मछलियां बेचकर परिवार का गुजारा तो चल ही जाएगा, यह सोचकर जमीन का एक लौता टुकड़ा जो उन्हें पुरखों से मिला था, उसे उन्होंने अपने बेटों की पढ़ाई के लिए रख दिया। कई बार साथ के लोगों ने कहा भी कि तुझे इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है, बेटों को भी काम पर बुला दे, जब 6 हाथ काम पर लगेंगे तो फायदा भी कई गुना बढ़ जाएगा। पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी युवान के पिता ने अपने कंधों पर रखी और बेटों को गांव के बाकी लड़कों के साथ शाही परीक्षा की तैयारी के लिए भेजा। लड़कियों को तो पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी क्योंकि पौराणिक मान्यता थी कि स्त्री और पुरुष के कर्तव्य अलग अलग हैं। पढ़ाई लिखाई एक सामाजिक विषय है तो भला इसमें स्त्रियों का क्या काम। उनका कर्तव्य परिवार को समेटना है तो वो वही सीखे। इसीलिए युवान की बहन को बचपन से ही एक अच्छी बहू बनने के लिए तैयार किया जा रहा था। गांव के जोड़े बनाने वाले की नजर बचपन से ही युवान की बहन पर थी। गांव में सारे जोड़ों को वही मिलाती थी और अब जब युवान की बहन 15 साल की हो गई थी, जल्द ही उसके लिए भी प्रस्ताव आने शुरू होने वाले थे, जो कि युवान के माँ पिता के लिए सुकून वाली बात थी। युवान, छोटे होने का बहाना कब तक करते रहोगे? 17 साल के तो हो गए हो तुम। अब तुम्हें अपनी पढ़ाई के लिए गंभीर हो जाना चाहिए। पिताजी को तुम्हारी इन कारनामों के बारे में पता चलेगा तो कितना नाराज होंगे वो। इस बात का अंदाजा भी है तुम्हें? शियाव ने युवान को डांट लगाते हुए कहा। अनमाने ढंग से युवान बैठ गया और किताबें पलटने लगा। भैया, इस साल तो तुम्हें परीक्षा में बैठना है, तो फिर मेरा जीना क्यों मुश्किल कर रहे हो? अभी तो मेरे पास समय है ना। युवान सुस्ताकर बोला। हाँ, सभी तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम परीक्षा की तैयारियां करो और अधिकारी बन जाओ, और तुम्हारे अधिकारी बनने के बाद वो सभी तैयारियां करना शुरू करेंगे। 9 साल से तैयारियां कर रहा था मेरे दोस्त का बड़ा भाई, तब भी क्षेत्रीय स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। क्षेत्रीय स्तर पर तो सोचो कि राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा का क्या स्तर होगा। शियाओ ने युवान को 2 बातें सुनाई और फिर पढ़ने लगा। शियाओ इस साल क्षेत्रीय स्तर की शाही परीक्षा में हिस्सा लेने वाला था।
हर 3 सालों में जब भी यह परीक्षा होती थी तो न सिर्फ उस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्याशी पर पूरा गांव, पूरे इलाके की नजर परीक्षा की गतिविधि पर रहती थी। शियाओ के पिता इस उम्मीद में थे कि अगर इन दोनों भाइयों ने तीनों स्तरों में से शुरुआती 1-2 स्तरों पर भी परीक्षा में सफलता पा ली तो उन्हें कम से कम क्षेत्रीय स्तर पर तो किसी न किसी शाही दफ्तर में काम मिल ही जाएगा। युवान को पढ़ाई से बचने का बाल भर भी मौका मिलता तो वह उसे भी नहीं गवाता। ऐसा नहीं था कि वह अपने पिता की बात नहीं मानना चाहता था, पर उसे किताबी भाषाएं ना तो पसंद थी और ना ही समझ आती थी। पर वहीं दूसरी तरफ शियाओ छोटी उम्र से ही वर्णमाला और साधारण जोड़ घटाने की पढ़ाई करने लगा था और पढ़ाई के प्रति वह काफी समर्पित भी था। जब से अपने आसपास की वस्तुओं को समझने लायक हुआ तभी से उसने अपने आसपास खिलौनों की बजाय कागज और कलम ही देखे थे। उसे शाही दरबार में अधिकारी बनाने की तैयारी तभी से आरंभ हो गई थी। युवान की मां घर की बाहरी दीवार पर लिपाई कर रही थी। युवान को मां के साथ दीवार पर गीली मिट्टी से चित्रों को तराशना बहुत पसंद था। वो कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो, पर यह वह समय होता था जबकि वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर मां के आगे पीछे जिद करने लगता था कि वह उसे भी चित्र बनाने दे। पर चूल्हा चौका, लिपाई सफाई, इन सब चीजों को लड़कियों की जिम्मेदारी समझा जाता। इसीलिए युवान के पिता को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि लड़के यह काम करें। पर माँ तो माँ होती है। युवान बचपन में जब भी जिद करता तो उसकी माँ उसका हाथ पकड़ती और उसकी उंगलियों को गीली मिट्टी पर चलाकर थोड़े फूल पत्ते बना देती और वह खुश हो जाता। अब युवान तो बड़ा हो गया था पर जिद करके माँ से बातें मनाने का हुनर उसके अंदर अब भी था। हर बार की तरह इस बार भी युवान चला गया अपनी माँ के सामने, पर माँ आज थोड़ी नाराज थी। माँ, क्या मैं आपकी मदद करूं? युवान ने माँ से पूछा। बिना कुछ कहे माँ ने गीली मिट्टी से भरा हुआ बर्तन युवान की तरफ सरका दिया। युवान समझ गया कि आज कुछ गड़बड़ है। उसने बाजू समेटकर गीली मिट्टी को हाथ में लिया और दीवार पर फैलाकर उसे आकार देने लगा। खामोशी को तोड़ते हुए युवान ने पूछा, क्या बात है माँ? आज आपने बिना मना किए, बिना डांटे मुझे मिट्टी में हाथ कैसे भरने दी? हाँ ना करके कोई फायदा है क्या? करना तो तुझे वही है जो तेरा मन करे। माँ की यह बात सुनकर वह समझ गया कि आज वो सच में नाराज है। माँ, क्या हुआ? कल सारी बातें सुनी मैंने तुम दोनों भाइयों की। तो रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर कक्षा से निकल जाता है, ना ही घर आता है और ना ही कक्षा में रुकता है। तुझे पता भी है युवान कि तेरे पिताजी ने खुद कभी एक दिन आराम नहीं किया। हर रोज काम पर गए ताकि तुम लोग पढ़ाई कर सको। उनकी कितनी उम्मीद है तुम दोनों से। उनके कानों में तुम्हारी कक्षा से अनुपस्थिति वाली बात पहुंचेगी तो कितना नाराज होंगे वो। माँ, वो देख युवान, सिर्फ एक ही काम है तुम दोनों भाइयों का, अपने पिता की उम्मीदों पर खड़ा उतरना। चल, अगर 1 महीने तक मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो तुझे बांस की सुराही बनाना सिखाऊंगी। युवान की माँ ने यह सोचकर कि किसी तरह से तो वो पढ़ाई में मन लगाए, उसे लालच देने का प्रयास किया। सच में माँ, तू हमेशा से सीखना चाहता था ना, पर अपने पिताजी तक ये बात मत पहुंचने देना। तुझे पता है कि कितना नाराज होते हैं, तुझे ऐसे लड़कियों वाले काम करते थे। नहीं, ना पिताजी को पता चलेगा और ना ही मैं कक्षा में अनुपस्थित रहूंगा, पर उसके बाद आपको अपना वादा पूरा करना होगा। मुझे बांस की सुराही बनाना सिखाना पड़ेगा। एक माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से पहचानती है। युवान की माँ को यह बात अच्छे से पता थी कि युवान को पढ़ाई के लिए बिठाना वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति को बहते हुए झरने में ऊपर की तरफ तैरने के लिए छोड़ा जाए। पर अपने पति की उम्मीदों से कुछ अलग सोच पाने की उनमें क्षमता नहीं थी, और अगर वो कुछ कहती भी तो
युवान के पिता उनकी सुनते। इसीलिए उन्हें वही करना पड़ा जो उनके पति के फैसले के अनुसार सही था। अब युवान और उसकी मां के बीच 1 महीने का करार था। युवान को पता नहीं इन कारीगरी वाले कामों में क्या ही दिलचस्पी थी कि वह अपने बड़े भाई के साथ ज्यादा समय बिताने लगा, ताकि वह इस 1 महीने अच्छे से पढ़ाई कर पाए और उसकी मां को उनके दिए हुए वादे से मुकरने का एक भी मौका ना मिले। जब कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए निकलता है तो कक्षा में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती, हम कई सारे मित्र भी बनाते हैं जो हमें पूरी स्थानीय भूगोल, अर्थव्यवस्था और ना जाने किन किन विषयों की पढ़ाई कराते हैं, है कि नहीं? युवान ने भी एक नया मित्र बनाया था जिसने हाल ही में उसके मास्टर के पास दाखिला लिया था। पर इस मित्र की खास बात यह थी कि यह मित्र किसी दूसरे गांव से यहाँ पढ़ाई करने आया था। दूसरा गांव मतलब नई कहानियां। और इस मित्र के पास तो कुछ खास ही कहानियां थी सुनाने के लिए, क्योंकि इनके गांव में एक शाही भट्टी थी। शाही भट्टी जहां महल के लिए मिट्टी के खास बर्तनों को बनाया जाता था, जिसके बारे में युवान ने पहले कभी नहीं सुना था। कक्षा समाप्त होने के बाद सारे विद्यार्थी इस नए लड़के के आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए और उससे सवाल जवाब करने लगे, मानो सब कुछ एक ही दिन में जान लेना चाहते हैं। और ऐसा होता भी क्यों ना। वो बच्चे जिनके खेल खिलौने बचपन में ही कागज और कलम से बदल दिए गए हों, उन्हें बाहर की दुनिया की एक भी झलक अपनी ओर आकर्षित तो करेगी ही। शाही भट्टी और वहां काम करने वाले लोगों की कहानियां युवान के दिमाग में चलने लगी। वह घर तो पहुंच गया, पर उस भट्टी के अलावा और किसी दूसरे विषय के बारे में सोचना उसके लिए संभव नहीं था। वह एक जगह पर बैठा उन कहानियों में ऐसा खोया हुआ था कि उसके आसपास जो चल रहा था उसे वह महसूस ही नहीं कर पा रहा था। जैसे समय थम गया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहानियां इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी। शायद इसलिए क्योंकि वह किताबी दुनिया से अलग था। उस रात जब वह खाना खाने बैठा तो जिन कटोरियों और थालियों में वह रोज खाना खाता था, वह भी उसे कुछ अलग लगने लगे। वैसे तो खाना खाते वक्त रोज घर में आवाज के नाम पर सिर्फ बर्तनों की खटर पटर ही सुनाई देती थी, मगर युवान के मन में शाही भट्टी के बारे में जानने की उत्सुकता इतनी बढ़ गई थी कि वह बिना प्रश्न पूछे रह नहीं सका। पिताजी, वो शाही भट्टी क्या होती है? आज ये सवाल तेरे मन में कहाँ से आ गया? युवान के पिताजी ने उससे पूछा। उनसे प्रश्न सुनते ही वह उन्हें सब कुछ बड़ी ही उत्सुकता से सुनाने लगा। वो मेरे मास्टर के पास एक नए लड़के ने दाखिला लिया है। उसके गांव में एक शाही भट्टी है। इतना सुनते ही युवान के पिता ने युवान की बात काटते हुए उससे तुरंत पूछा, तो फिर उसे यहाँ आकर पढ़ने की क्या ज़रूरत है? उसे तो भट्टी में रहकर बर्तन बनाने का काम सीखना चाहिए। हाँ, पर वो उन लोगों के परिवार में कोई भी उस भट्टी का हिस्सा नहीं है। उन्हें तो इस इलाके के आसपास भी जाने की अनुमति नहीं है। पिताजी, क्या आपने कभी उन बर्तनों को देखा है? शियान ने उत्सुकता के साथ पूछा। अरे नहीं, हमें वो सब कहाँ देखने को मिलेगा। पर काफ़ी पहले शहर में एक प्रदर्शनी को देखा था, जहाँ ये नामी भट्टी के कारीगर अपने अपने बर्तनों की बोली लगा रहे थे। एक एक प्याली की कीमत हम जैसे मछुआरों की तो महीनों की कमाई के बराबर रही होगी। जो चीज़ खरीदनी नहीं उसका मोल भाव क्या पूछना। इसीलिए दूर से ही देखकर वापस लौट गया। भला युवान के प्रश्न अब कहाँ रुकने वाले थे। इतना सुनते ही उसके दिमाग में एक और प्रश्न पसर गया और उसने तुरंत पूछा, ऐसा क्या है उन बर्तनों में जो इतना महंगे होने के बाद भी लोग उन्हें खरीदते हैं? अब अमीरों की बातें अमीर ही जाने।
हम खुद उन्हें खरीद नहीं सकते और ऐसी भट्टियों के कारीगर अपनी तकनीकों को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखते हैं। इन नामी भट्टियों के मालिकों के बीच बड़ी टशन रहती है। जब अपने सामान को सबसे अलग और सबसे बेहतर बताएंगे तभी तो कोई इनका सामान मुँह मांगी कीमत पर खरीदेगा। वो उन तकनीकों को कभी किसी से साझा नहीं करना चाहेंगे जो उनके बर्तनों को खास बनाती है। इसीलिए इन भट्टियों से बाहर किसी को भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। युवान के पिता ने उसे बताते हुए कहा, अच्छा, आपने तो शाही बर्तनों को देखा भी है, कैसे लग रहे थे वो? युवान फिर से वही प्रश्न दोहराता है तो उसके पिता थोड़ा गुस्से से झन्नाते हुए बोले, अरे नहीं, अभी तो बताया कि वह शाही बर्तन नहीं थे, और भला शाही बर्तनों को कोई ऐसे प्रदर्शनी में क्यों बेचेगा? सभी नामी भट्टियां शाही भट्टियां नहीं होती। शाही बर्तनों को तो या सिर्फ राजमहल के लोग ही देख पाते होंगे या फिर वो इक्का दुक्का बड़े अधिकारी जिन्हें महाराजा के द्वारा वह बर्तन इनाम में दिए जाते होंगे। वो शाही बर्तन नहीं थे जो मैंने देखे, वो तो कुछ नामी भट्टियों के बर्तन थे। ये लोग अपनी खास पेशकश शहरों के नामी सेठों के लिए रखते हैं, और बाकी क्या, वहाँ के बड़े बड़े सेठ अपना पैसा दिखाने के लिए बड़ी से बड़ी बोली लगाकर उन बर्तनों को खरीदते हैं। युवान के पिता बोले, तो पिताजी, ये शाही भट्टियाँ क्या होती हैं और इन्हें इतने ऊंचे दर्जे का क्यों माना जाता है? युवान के पिता ने अपना ध्यान खाने के कटोरे से हटाकर युवान की तरफ एक नज़र फिराई और युवान समझ गया कि अब डांट पड़ने वाली है। उसने झट से बोला, वो मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो नया लड़का उस शाही भट्टी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वो बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा था, युवान के पिता ने जवाब देते हुए कहा। शाही भट्टी के कारीगरों के काम का कोई मुकाबला नहीं। ये नामी भट्टियों के कारीगर जो अपने बर्तनों की ऐसी बोली लगाते फिरते हैं, ये उनके सामने कुछ नहीं। उन कारीगरों के हाथ तो बिल्कुल सदे हुए होते हैं, और हो भी क्यों ना, वो बच्चे जैसे ही 1-2 साल के होते नहीं कि उन्हें कारीगरी के काम पर लगा दिया जाता है। 17-18 साल के होते होते तो वो पूरे निपुण कारीगर बन जाते हैं। ये जो लोग पास वाले शहर में अपना ऐसा पैसा दिखाते फिरते हैं, इनके बस का कहाँ उन कारीगरों के बर्तन खरीदना। और पिताजी, फिर तो बस। युवान एक और प्रश्न पूछने ही वाला था कि उसके पिताजी ने उसे टोकते हुए कहा, ये यहाँ वहाँ की बातों पर कम ध्यान दे, अभी तेरा काम पढ़ाई करने का है। उतने में शियाब ने भी युवान पर एक तंज कसते हुए कहा, इतना ध्यान तो अगर अपनी पढ़ाई पर लगा लेता तो अभी तक पूरी वर्णमाला याद हो जाती तुझे। युवान के मन में सोए हुए कल्पना के बीज को जैसे पहली बार एक बूंद पानी की मिली हो। पिता की कही हुई बात, उन कारीगरों के मुकाबले ये बाकी कारीगर कहाँ टिक पाएंगे, उसके दिमाग में बैठ गई। वो पढ़ाई के बहाने किताबों के आगे बैठ तो गया, पर मन तो पास वाले शहर की प्रदर्शनी और शाही भट्टी की सैर पर निकला हुआ था। एक छोटे से कमरे में युवान का बिस्तर अपने भाई के ठीक बगल में लगा हुआ था। शाम होते ही युवान और उसका बड़ा भाई अपनी अपनी उजाले की हांडियां लेकर यहीं पर देर रात तक पढ़ाई करते। शियाव इस बार क्षेत्रीय स्तर की परीक्षा में बैठने वाला था, इसीलिए अक्सर काफी देर रात तक पढ़ता रहता, लेकिन युवान जल्दी ही अपनी उजाले की हांडी बुझाकर सो जाता। पर जब मन में इतनी उथल पुथल चल रही थी तो उसे आज नींद कहाँ आने वाली थी। युवान, देर काफी हो गई है, उजाले की हांडी बुझा और सो जा। शियाव ने युवान को कहा और किताबें बंद करने लगा। भैया, आज आप जल्दी सो रहे हो, लगता है तेरा ध्यान आज पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही लगा हुआ था। मैं जल्दी नहीं सो रहा हूं, तू देर तक जगा है।
किताबों के आगे बैठा हुआ युवान उन कारीगरों की दुनिया में ऐसा खोया हुआ था कि उसे समय का पता ही नहीं लगा। भाई कोई सवाल जवाब ना करे, इसीलिए युवान हांडी बुझाकर सो तो गया, पर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। जैसे एक छोटे से बच्चे ने लकड़ी के खिलौने को दूर से देख लिया हो और अब उसे जिद है कि किसी भी हाल में उस खिलौने को छूना है। युवान ने मन बना लिया था कि वह शहर में लगने वाली उन नामी भट्टियों के बर्तनों की प्रदर्शनी को देखने जाएगा। उसे देखना था कि क्या था उन बर्तनों में ऐसा जो उन्हें इतना खास बनाते थे कि लोग उन्हें सोने के दाम पर खरीदने को भी तैयार हो जाते थे। मन तो उसने बना लिया था, पर अब जाए कैसे? गांव से बाहर तो आज तक कभी एक कदम भी नहीं रखा था। युवान को ये समझ आ गया था कि गांव से शहर के लिए निकलने का काम वो अकेले नहीं कर सकता, इसीलिए उसे अपने साथ किसी न किसी को तो ले जाना होगा। और भला उसके इस नए मित्र से बेहतर साथी सफर में और कौन हो सकता था? वह तो इन कहानियों को बचपन से सुनता आ रहा था, तो अगर उस तरह के बर्तनों को देखने का एक भी मौका मिलता तो वो उसे गवा कैसे देता। दोनों ने छिप छिपाकर जरूरी सामान का बंदोबस्त कर दिया और साथ में बांस के टुकड़ों को आपस में बांधकर बांस का बेड़ा बनाकर उसे गांव के बाहर एक ऐसी जगह पर छिपा दिया जहां से उसे बिना किसी मछुआरे की नजर पड़े नदी में उतारा जा सके। युवान अपने साथी को घर ले आया और माँ से बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और अपने जिन रिश्तेदारों के घर से वो पढ़ाई करता है वो गांव से बाहर गए हैं। माँ ने भी बिना संकोच के उसे रुकने की अनुमति दे दी। अब उन्हें क्या पता था कि युवान और उसके इस नए दोस्त के मन में क्या खिचड़ी पक रही थी। अब इन्होंने जो इतनी मजबूती से ठान लिया था उसे इन्हें करना ही था और किस्मत भी कहीं ना कहीं इनका साथ ही दे रही थी। अभी तक सब कुछ युक्ति के अनुसार चल रहा था। जब पूरा घर पूरा गांव सो रहा था, मौका देखकर इन दोनों ने बांस के बेड़े को नदी में उतारा और निकल पड़े शहर की तरफ। युवान को ऐसी धुन सवार थी उस कारीगरी को देखने की कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो कर क्या रहा है और इसका क्या परिणाम हो सकता है। युवान थोड़ा सा शरारती बचपन से था। जब भी उसकी माँ कुछ बुनने बनाने का काम करती तो वह भी बैठ जाता उनके साथ, पर तब माँ सोचती कि शायद उस पर लगने वाली रोक टोक की वजह से ये सारी चीजें उसे अपनी ओर आकर्षित करती होंगी। पर उन कारीगरों की कारीगरी को देखने के लिए वह ऐसे बिना बताए शहर के लिए निकल जाएगा, इस बात की तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। शहर के लिए किस तरफ जाना है यह तो इन्हें पता था, पर कितना समय लगेगा इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। जब खाने पीने का सामान खत्म हो गया तो कहीं पर रुककर एक आध मछली पकड़ लेते और उसे ही खा लेते। बांस के बेड़े से पहुंचते पहुंचते इन्हें 4.5 दिन से भी अधिक का समय लग गया। उस बेड़े में ना तो सो पाए और ना ही ढंग का खाना पीना हो पाया। ऊपर से 4.5 दिन तक बेड़ा खेना पड़ा, तो ऐसे में नदी के हिचकोलों से शरीर थकान से पूरा टूट चुका था। पर शहर की जगमगाहट इनकी आंखों पर पड़ी कि सारी थकान गायब। तुरंत बेड़े को रस्सी के सहारे एक पेड़ से बांधा और दौड़ पड़े। शाम के समय में बाजार में लोगों ने रंग बिरंगी उजाले की हांडियां जला दी थी। युवान ने सुना तो था कि शहर के बाजारों में बहुत चहल पहल होती है, मगर उस चहल पहल का मतलब यह होगा इसकी उसने कल्पना नहीं की थी। हर तरफ दुकानें ही दुकानें, जिनमें हर वो सामान सजा हुआ था जिसके बारे में सोचा जा सकता था। एक तरफ कपड़ों की दुकानें तो दूसरी तरफ बर्तनों की, तो कहीं लोहे के औजार। बाजार की उस साज सजावट से सम्मोहित होकर चलते चलते उनकी नजर खाने के बाजार पर पड़ी, जहां एक कतार में सजी हुई ढेर सारी दुकानों में कई तरह का खाना परोसा जा रहा था। थोड़े बहुत पैसे तो लाए ही थे ये लोग अपने साथ। इतने दिनों के बाद गर्मा गर्म खाना मिला तो बिना दूसरा विचार किए पहले इन्होंने पेट भरकर खाना खाया। बाजार में चलते चलते युवान के मन में ख्याल आने लगा कि अगर बाजार इतना सुंदर है तो उन
कारीगरों का काम कितना सुंदर होगा। आसपास लोगों से पूछने पर पता लगा कि खास बर्तनों की प्रदर्शनी हफ्ते में 2 बार लगती है। इसीलिए युवान और उसके दोस्त को प्रदर्शनी देखने के लिए 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं पास वाले भोजनालय पर लिखा था, 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर। उसी भोजनालय में कोने पर लगे तख्त में बैठे इन दोनों ने नींद की झपकी ली और इस तरह से इस अनजाने शहर में युवान और उसके मित्र की पहली रात तो अच्छे से कट गई। इस उम्र में एक व्यक्ति काफी कुछ करने की क्षमता तो पा लेता है, पर कमी होती है तजुर्बे की, कमी होती है व्यक्ति और व्यक्तित्व को पहचानने की क्षमता की, कमी होती है यह समझने की कि क्या, कब और कैसे किया जाए। युवान जिस रास्ते पर निकला हुआ था वो कहाँ लेकर जाएगा और उस रास्ते पर चलना कैसे है, इस बात की जरा सी भी समझ नहीं थी उसे। युवान और उसके दोस्त ने 2 दिन और 2 रातें तो इस अनजान शहर में बिता दिए। अब अंततः प्रदर्शनी लगने का समय आ गया था। युवान और उसके दोस्त को प्रदर्शनी वाली जगह अच्छे से पता थी और वह समय से पहुंच भी गए। प्रदर्शनी वाली जगह पर जाके देखा तो वहां कुछ नहीं था। आसपास पूछने पर पता चला कि हर बार प्रदर्शनी मुख्य अतिथि के आने के बाद आरंभ होती है, जो कि तब तक पहुंचा नहीं था। धीरे धीरे जाने माने रईसों की पालकियां आना शुरू हुई। इन रईसों की पालकियां, इनका मिजाज और इनका पहनावा देखकर युवान और उसका दोस्त हक्का बक्का रह गए। तभी एक बहुत ही सुंदर औरत अपनी पालकी से उतरी। उसके साथ उसकी 4 दासियां थीं जो कि चारों तरफ से उसकी भारी भरकम पोशाक को संभालने पर लगी हुई थी। इतना खूबसूरत पहनावा युवान ने पहले कभी नहीं देखा था। हर किसी की नजर बस उस खूबसूरत औरत पर टिकी थी। उसके एक इशारे पर अचानक से प्रदर्शनी शुरू हो गई। पता चला कि वह औरत शाही परिवार से ताल्लुक रखती थी और वही मुख्य अतिथि थी। 4 लोग एक मखमल के कपड़े से ढकी हुई किसी वस्तु को बड़ी ही सावधानी से इस औरत की तरफ ला रहे थे। उस औरत ने कपड़े को हटाया और अचानक से पूरा कमरा तालियों से गूंजने लगा और प्रदर्शनी में आए हुए रईसों ने बोली लगाना शुरू कर दिया। बोली लगाने वाले तो कुछ ही लोग थे, पर पूरा कमरा दर्शकों से भरा हुआ था। हर बार इस प्रदर्शनी में बड़े बड़े रईस अपना पैसा दिखाने आते, जो कि बाकी लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बन गया था। इस भीड़ के बीच युवान देख नहीं पा रहा था कि वह चीज थी क्या। जैसे तैसे वह उस भीड़ में आगे आने में कामयाब हुआ। एक कांच जैसी चमकीली सतह वाली सफेद सुराही, जिस पर बहुत ही बारीकी से नीले रंग के फूल और पत्तों की कारीगरी की गई थी। उस सुराही पर नजर पड़ते ही युवान को कमरे का शोरगुल सुनाई देना जैसे बंद हो गया, जैसे उस कमरे में उसके और उस सुराही के अलावा और कोई हो ही ना। उसकी नजर एकटक उस सुराही पर टिकी रही। तभी अचानक से किसी ने कहा, 100 शाही सोने की मोहरें, और भीड़ जोर जोर से उस व्यक्ति को बधाइयां देने लगी। उस शोरगुल की वजह से युवान का ध्यान उचट गया। इतनी बड़ी रकम सुनकर युवान और उसका दोस्त आपस में खुसफुसाने लगे। माना कि सुराही सुंदर है, पर 100 शाही सोने की मोहरें, इतने में तो पूरे शहर के बर्तन आ जाएंगे। प्रदर्शनी की मुख्य पेशकश की बोली लगने के बाद भीड़ छटने लगी और अब मौका था युवान और उसका दोस्त प्रदर्शनी में लगे बाकी सामान को नजदीक से जाकर देख सकते थे। युवान और उसका दोस्त प्रदर्शनी का लुत्फ उठाने लगे। वह कारीगरों द्वारा बनाई हुई हर वस्तु का मूल्यांकन करते हुए उसकी तुलना, आलोचना या प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ जाते। तभी युवान की नजर एक प्याली पर अटक गई और वह लगभग 2-3 हाथ की दूरी से उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी उत्सुकता के चलते कब उसके कदम प्याले की तरफ बढ़ने लगे उसे पता ही नहीं चला। उसने प्याली को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसके हाथ कांपने लगे और उससे वह गलती हो गई जिसकी शायद उस प्रदर्शनी में कोई माफी नहीं थी।
जिससे पहले कोई युवान का चेहरा पहचान पाता वह वहां से भाग निकला। जिस प्याले को उसने तोड़ा था उस प्याले की कीमत को तो उसके पिता पूरे साल भर की कमाई से भी नहीं चुका पाते। वो तो ठीक हुआ कि किसी ने उसे पहचाना नहीं, पर अब वह अपने साथी से बिछड़ गया। जैसे तैसे वह उस जगह पर पहुंचा जहां पर उन्होंने वह बांस का बेड़ा बांधा हुआ था, पर वहां पर कुछ नहीं था। युवान का दोस्त उसे छोड़कर अकेले ही घर के लिए निकल चुका था। उसने भी सोचा होगा कि अब युवान का बचना मुश्किल है। युवान की किस्मत उसकी उंगलियां पकड़कर उसे कहीं तो ले जाना चाहती थी। युवान घर नहीं लौट पाया, ना ही उसके पास घर लौटने की कोई उम्मीद थी। पर उसे कुछ दिनों बाद उस शहर में रहने की एक उम्मीद मिल गई थी। प्रदर्शनी वाली घटना के बाद युवान शहर के इस कोने से उस कोने घूमता रहा। रहने खाने का तो कोई ठिकाना था नहीं। शहर में घूमते घूमते उसकी नजर एक स्थानीय भट्टी पर पड़ी, और क्योंकि सब कुछ तो उस कारीगरी के सपने से ही शुरू हुआ था, तो वह इस भट्टी में काम की तलाश में इसके मालिक से मिला, जहां उसे मिट्टी सानने का काम मिल गया था। अब इस काम में ज्यादा तजुर्बे की जरूरत तो थी नहीं, इसीलिए भट्टी के मालिक ने युवान को काम पर रख दिया। उसे एक सस्ता मजदूर मिल गया और युवान को शहर में रहने का ठिकाना। भट्टी का काम काफी अच्छा चलता था। ना सिर्फ शहर में पर शहर से बाहर भी इस भट्टी के बर्तनों का व्यापार किया जाता था, इसीलिए भट्टी में काफी सारे मजदूर भी थे। धीरे धीरे युवान की जान पहचान सभी से बढ़ने लगी, खासकर अपनी उम्र के लड़कों से। अभी युवान नया नया था तो उसे गीले, सूखे या पके हुए किसी भी तरह के बर्तनों को छूने की अनुमति नहीं थी। उसका काम था कि मिट्टी से बर्तनों को ढालने के बाद जो भी मिट्टी शेष बचे उसे इकट्ठा करे और दोबारा प्रयोग में लाने लायक बनाए। पर उसके अलावा उसे और भी कई सारे काम करने पड़ते थे, जैसे मिट्टी को माहीन बनाना और उसकी गुथाई करना। इसी काम में उसका पूरा दिन चला जाता। सुबह सबसे पहले उठकर मिट्टी तैयार करना और सबसे अंत में बर्तनों की छिलाई से निकली हुई मिट्टी को इकट्ठा करके उसे संभाल के रखना। जब भी किसी कारीगर से बर्तनों को ढालते हुए, छिलते हुए या फिर सुखाते हुए बर्तन खराब हो जाता और युवान उसके पास वह मिट्टी लेने जाता, तो वह कारीगर उसकी पूरी की पूरी भड़ास युवान पर उतार देता और वह चुपचाप सुन लेता। उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। समय के साथ उसकी सारी शरारतें गायब होती गई। इतने कम समय में इतना कुछ बदल जाएगा, इसकी कल्पना ना युवान ने की थी और ना ही उसके परिवार वालों ने। जब भी मिट्टी सानने बैठता तो अपनी माँ की याद में उस मिट्टी में पानी के साथ 2-4 बूंद आंसुओं की भी मिला देता। और ऐसा होता भी क्यों ना। वैसे तो युवान की जान पहचान भट्टी में काम कर रहे सभी कारीगरों और मजदूरों से हो गई थी, पर एक दिन एक शराबी व्यक्ति नशे में धुत भट्टी पर आया। वह मालिक भी नहीं था, मगर सबसे अजीब बात थी कि उस इंसान के भट्टी में आते ही सभी के काम करने का तरीका बदल गया। सभी कारीगरों के पास जाकर उसने कुछ देर उन्हें काम बताया और खुद भट्टी लगाने चला गया। युवान को इस भट्टी में काम करते करते 1 महीना होने वाला था, पर उसने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। इस व्यक्ति के भट्टी में आते ही सभी मजदूर और कारीगर ऐसे काम पर लगे हुए थे कि मानो इन्हें पूरे शहर के बर्तन आज ही बनाने हो। भट्टी लगाने के बाद वह व्यक्ति कुछ देर बाद सभी कारीगरों से मिलता रहा, और उस दिन एक और बात हुई कि बर्तनों की छिलाई के अलावा युवान के पास और कोई खराब मिट्टी नहीं आई। युवान ने अपने साथ के एक लड़के से उस व्यक्ति के बारे में पूछा और जानने के बाद उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। असल में यह व्यक्ति एक शाही भट्टी का कारीगर था। युवान के साथ में काम करने वाले लड़के ने बताया कि
3 साल पहले उसकी बीवी की मौत बच्चे को जन्म देते वक्त हो गई थी। तभी से उसने पीना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद शाही भट्टी को छोड़कर जितनी भी जमा पूंजी थी वह उसने शराब खानों में उड़ा दी। और जब पैसे खत्म हो गए तो इस भट्टी में आकर काम करने लगा। भट्टी के मालिक ने भी उसे काम पर इसीलिए रखा था कि कहीं वह किसी और स्थानीय भट्टी में जाकर काम न करना शुरू कर दे और उसकी भट्टी के लिए कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। इसीलिए यह शाही कारीगर रह चुका शराबी जब चाहता तब आता और जब चाहता तब नहीं आता। ज्यादा शराब पीने की वजह से अब तो उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। इस बार तो लगभग 1 महीने बाद उसने अपनी शक्ल भट्टी में दिखाई थी। जो युवान शाही बर्तनों का नाम सुनकर इतना उत्साहित हो गया था, उसके लिए एक शाही भट्टी के कारीगर से मिलना तो किसी भगवान से मिलने जैसा था, जिसकी कहानियां तो हर घर में सुनाई जाती थी पर जिसे आज तक देखा किसी ने नहीं था। युवान ने उस दिन जल्दी काम खत्म कर दिया क्योंकि सारी सनी हुई मिट्टी इस्तेमाल हो चुकी थी। युवान को भट्टी में काम करते करते 1 महीना हो गया था, पर उस दिन पहली बार ऐसा हुआ जबकि ना ही कोई बर्तन चाक पर खराब हुआ, ना ही छिलाई के वक्त, ना ही घिसाई के वक्त और ना ही भट्टी के अंदर। युवान ने उस शाही कारीगर को अपना मास्टर बनाने की ठान ली थी। अब तो युवान को जब भी एक क्षण का मौका मिलता तो वह हुई फांग का ध्यान अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करता। जिस कारीगर के पास हुई फांग जाते उसी के पास युवान भी मिट्टी देने या लेने के लिए पहुंच जाता और जरा सा हुई फांग कुछ मांग दे या फिर कुछ पूछ दे तो वो धपकते से उनके सामने पहुंच जाता। युवान को हुई फांग के आगे पीछे चक्कर काटते हुए कई दिन बीत गए थे, पर उन्होंने अब तक युवान से उसका नाम नहीं पूछा था। युवान बस इंतजार कर रहा था कि कब वह उसे उसका नाम पूछे। आखिरकार एक दिन युवान को उसका अवसर मिल ही गया। वैसे तो हुईफांग कारीगरों को काम समझाने के बाद भट्टी को संभालते, पर एक दिन उन्होंने मजदूरों को एक नई चाक लगाने को कहा और युवान की तरफ इशारा करके उसे अपने पास बुलाया और बोले, जा थोड़ी मिट्टी, पानी और एक कपड़ा लिया। हाथ सख्त पड़ गए हैं, काफी दिन हो गए इन्हें मिट्टी में भिगाए। थोड़ी देर मिट्टी में रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। युवान भला क्यों इस अवसर को गंवाता। वह सरपट से गया और सारा तामझाम लेकर पहुंच गया हुईफांग के सामने। लड़के, फुर्ती तो बहुत है तुझमें, नाम क्या है तेरा? हुईफांग ने चाक शुरू करते हुए युवान से पूछा। युवान थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम युवान है। इस शहर का नहीं लगता तू? हुईफांग ने युवान से पूछा। जी मैं यहाँ का नहीं हूँ, चेनमाई, मेरे गांव का नाम चेनमाई है। तो शहर में किसके यहाँ आए हो? यह सवाल सुनते ही युवान नजरें चुराने लगा और वो समझ गए कि युवान बताना नहीं चाहता। हुईफांग ने चाक पर मिट्टी रखी और हल्के हाथ से सहारा देते गए, जैसे पूरा का पूरा चाक उनके दिमाग का दास और वह जैसा चाहे उसे वैसा नचा सकते थे। गीली मिट्टी उनकी उंगलियों के इशारों पर नाच रही थी और देखते ही देखते उन्होंने कई सारी सुराहियां बनाकर एक किनारे रख दी। युवान की नजरें चाक पर ऐसे टिकी हुई थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वह चाक पर है। जब वह काफी देर तक वहां से गया ही नहीं तो हुईफांग ने उसके चेहरे पर एक नजर फिराई, पर युवान का ध्यान उनकी उंगलियों पर इस तरह से टिका हुआ था कि उसे यह महसूस नहीं हुआ। क्या हुआ, तुम्हें भी कोशिश करनी है? युवान का ध्यान अचानक से टूटा। वह थोड़ा सा मुस्कुराया और सर हिलाकर हामी भर दी। आओ बैठो यहाँ, हुईफांग ने कहा। युवान बड़ी ही उत्सुकता से उनके सामने जाकर बैठा। हाथ आगे बढ़ाओ, हल्के हाथों से बाहर की तरफ से मिट्टी को सहारा। युवान ने बड़े ध्यान से चाक की तरफ हाथ बढ़ाए। पहले हाथ गीले करो, सूखे हाथों से मिट्टी पर हाथ कैसे चलाओगे? हुईफांग ने युवान पर एक हल्की सी फटकार लगाई और
वह मुस्कुराने लगा। युवान के हाथों को सहारा देते हुए वह बोले, बस इतना ही जोर, ना कम ना ज्यादा। इस काम में लापरवाही की कोई जगह नहीं। इतना कहकर उन्होंने मिट्टी को पूरी तरह युवान के हाथों पर छोड़ दिया, पर उनके हाथ हटाते ही सुराही की दीवारें अंदर की तरफ धंस गई। युवान ने हिचक कर हाथ पीछे ले लिया और सोचने लगा, अब तो बहुत डांट पड़ने वाली है। उसने सलीके से हुईफांग के चेहरे पर देखा तो वो गुस्सा करने की बजाय मुस्कुरा रहे थे। पहली बार भट्टी में उन्हें किसी ने मुस्कुराते हुए देखा था। युवान ने बिना कुछ कहे चाक से खराब मिट्टी को हटाया और दोबारा सानने के लिए ले गया। युवान ने उस नए अध्याय को स्पर्श कर लिया था। आज तक वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया था कि उसे भी एक बहुत बड़ा कारीगर बनना है, पर अंत में उसने निश्चय किया कि कल ही हुईफांग से बात करेगा कि उसे भट्टी के बाकी काम भी सीखने हैं। सुबह जल्दी उठकर भट्टी में पहुंचा और बाकियों के आने से पहले उसने पानी भरने और मिट्टी सानने का काम खत्म कर दिया। अब वह इंतजार करने लगा कि कब मास्टर आए और वह उनके सामने अपनी बात रखे। मगर पूरा दिन बीत गया पर हुईफांग भट्टी में नहीं आए। युवान ने साथ वाले लड़के से पूछा, सुनो, आज मास्टर नहीं आए? कौन मास्टर? उस लड़के ने पूछा। अरे वो ही जो भट्टी लगाते हैं। तो उसे मास्टर क्यों कह रहे हो? उसका यही हिसाब है, शराब पीने की वजह से बीमार होगा, आ जाएगा कुछ दिनों में, उस लड़के ने जवाब दिया। अच्छा, क्या तुम बता सकते हो कि वह कहाँ मिलेंगे? युवान ने पूछा। यहाँ से बाहर निकलकर दाहिनी तरफ वाली 3 गलियों को छोड़कर जो गली है ना, उसी में सीधा आगे बढ़ते जाना। एक लाल पत्थरों की बस्ती है, वहीं रहता है कहीं। पूछ लेना किसी से, बता देंगे। इतना कहकर वह लड़का फिर से अपने काम पर लग गया। पता करते करते युवान हुईफांग के घर तक पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो सच में उनकी तबीयत खराब थी। तबीयत खराब है क्या आपकी? आज आप भट्टी में नहीं आए? युवान ने हुईफांग से पूछा। युवान को वहां देखकर हुईफांग को थोड़ा अटपटा लगा। उन्होंने आश्चर्य के साथ जवाब देते हुए कहा, नहीं, वो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी आज। आपको कुछ मदद चाहिए? युवान ने पूछा। नहीं, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। उनके इतने कहने के बाद युवान वापस लौट गया। वहां पर रुककर करता भी क्या, बिन बुलाए मेहमान की तरह वहां पहुंच गया था। हुईफांग की तबीयत खराब देखकर उसे अपने बारे में बात करना ठीक नहीं लगा। अब युवान हुईफांग के ठीक होने का इंतजार करने लगा। शाम खत्म करके वह उन्हें मिलने जाता और रोज वही 1-2 सवाल पूछकर, जिनका जवाब हुईफांग हाँ या ना में दे देते, वापस लौट आता। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गए। हर बार की तरह फिर से युवान हुईफांग के घर गया और एक बार फिर वही 1-2 सवाल पूछे। आज फिर से नहीं आए आप भट्टी पर? अगर तबीयत खराब है तो कुछ मदद कर दूं? पर आज उन्होंने इन सवालों का जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया। हुईफांग ने रसोइये की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक प्याली चाय बना देना, मन कर रहा है। युवान तेजी से रसोइये की तरफ बढ़कर बोला, क्यों नहीं, बना देता हूँ, और साथ में अपने लिए भी बना लेना। हुईफांग ने युवान से कहा, मास्टर, लीजिए चाय। युवान ने एक शब्द का प्रयोग करके अपने मन की बात हुईफांग तक पहुंचा दी थी। मैं किसी का मास्टर नहीं हूं। मुझे भी आपकी ही तरह कारीगर बनना है। आप जो कहेंगे सब करूंगा, बस मुझे अपने साथ रख लीजिए मास्टर। हुईफांग कुछ देर शांत रहकर युवान की बातें सुनते रहे। अंत में उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं।
तुम्हें मेरे लिए एक प्याली बनाकर लानी होगी, ठीक वैसी ही प्याली जैसे तुम्हारे हाथ में है। इसमें तुम भट्टी के बाकी कारीगरों की मदद ले सकते हो, वो तुम्हें बता देंगे कि कैसे करना है। उन सबसे कहना कि मैंने तुम्हें ये करने को कहा है। मगर याद रहे, प्याली शुरू से लेकर अंत तक तुम्हें ही बनानी होगी। उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या करना है। यह कहकर हुई फांग ने उसे जाने को कह दिया। युवान जिस रास्ते पर खड़ा था, अगर वह उस रास्ते पर आगे बढ़ जाता तो निपुण मास्टर मिलते, जिनके साथ उसका सफर आसान हो जाता। वह कुछ बड़ा करके अपने परिवार के पास पूरे मान सम्मान के साथ वापस लौट सकता था। और अगर वो इस रास्ते पर पीछे की तरफ बढ़ता तो परिवार के लिए उल्हाना बटोर कर ले जाता। और अगर वो प्रदर्शनी वाली घटना की वजह से पकड़ा जाता तो हो सकता था कि अधिकारियों द्वारा उसके बड़े भाई को भी शाही परीक्षा में भाग ना लिया देने जाता। अब युवान को अपने आप को इस 1 महीने में साबित करना ही था। युवान ने सबके आने से पहले मिट्टी और चाक तैयार कर ली, ताकि वह जितना समय बच पाए उतना नई चीजों को सीखने में इस्तेमाल कर सके। एक बीज को पौधा बनने के लिए जमीन से एक लड़ाई लड़नी पड़ती है, और जब वह बीज अपने आप को उस संघर्ष में साबित कर देता है, तब वही जमीन उसे अपने नाजुक स्पर्श से सहारा देती है और उसे बीज से पौधा और पौधे से वृक्ष बनने की तरफ ले जाती है। पर उसके लिए उस बीज को उस शुरुआती संघर्ष में जीतना होता है, अपनी जड़ों को उस मिट्टी में उतारना होता है। युवान भट्टी के बाकी कारीगरों के पास गया और उन्हें सारी बातें बताई, ताकि वह उसकी मदद कर पाए। पर वह उस पर हंसने लगे, क्योंकि युवान सबसे नया लड़का था। भट्टी में कुछ ऐसे लड़के भी थे जिन्हें वहां काम करते करते 5 साल से अधिक का समय हो गया था, पर उन्होंने आज तक कभी चाक को स्पर्श भी नहीं किया था। जब किसी ने चाक पर उसकी मदद नहीं की तो बाकी कारीगरों को देखकर उसने एक हल्का सा पहिया उठाया और उसे एक पत्थर की गिट्टी पर बिठा दिया। उसे अपनी एक चाक तो मिल गई थी, पर अब इस पर काम कैसे किया जाए। जब कोई कारीगर चाक पर काम करता है तो उसकी उंगलियों के इशारों पर नाचती हुई मिट्टी को देखकर ऐसा लगता है कि इस चाक से सुंदर खिलौना और मिट्टी के बर्तन बनाने से अच्छा खेल कुछ नहीं है। पर जरा उस कारीगर से पूछो कि उसने उस मिट्टी को अपना दास बनाने के लिए उन उंगलियों को कितना तराशा है। और युवान को अभी यह बात समझनी बाकी थी। वह बार बार मिट्टी के ढेले को चाक पर रखता, पर वह इधर उधर फैल जाती। युवान उसे बीचों बीच में स्थिर आकार में ला ही नहीं पाता। इधर वह चाक और मिट्टी का खेल नहीं समझ पा रहा था, और उधर उसे आवाज पड़ जाती, कभी मिट्टी देने के लिए तो कभी खराब हो चुकी मिट्टी को उठाने के लिए। उसे बार बार उठना पड़ता। वह कह भी तो नहीं सकता था कि उसे ध्यान से चाक पर ही काम करने दे। उसे काम पर ही इन कारीगरों की मदद करने के लिए रखा गया था। धीरे धीरे युवान बाकी कारीगरों को देखकर बारीकियों को समझने लगा। उसे उनकी उंगलियों की हरकत समझ में आने लगी। वह कुछ देर हर चाक के सामने जाकर खड़ा हो जाता और सिर्फ उन कारीगरों के हाथों की हरकतों पर ध्यान देता। युवान हर शाम हुई फांग के पास जाता और उन्हें दिन भर की कहानियां सुना देता। उसने क्या देखा, कितनी बार चाक पर मिट्टी चढ़ाई और वह खराब हो गई, सब कुछ। हुई फांग बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि युवान गलती कहां पर कर रहा है, पर उन्होंने उसे ना तो कोई सलाह दी, ना ही उसकी कोई गलती सुधारी। उसे खुद से सीखने दिया। 8-10 दिन रोज चाक पर काम करने के बाद उसे बर्तन बनाते समय लगने वाली गति, समय और दबाव में सामंजस्य समझ आने लगा था। उसे समझ आ रहा था कि कब चाक की गति कितनी तेज होनी चाहिए, उसे किस समय बर्तन को किस तरह से सहारा देना चाहिए और बर्तन को कहां पर कितना दबाव देना है। पर अभी सिर्फ समझ आ रहा था, हाथों का अभ्यास अभी बाकी था। आखिरकार
कई दिनों तक कई तरह की आड़ी तिरछी मोटी पतली आकृतियां बनाने के बाद 17वें दिन युवान ने एक आकृति बनाई जिसे प्याली कहा जा सकता था और उसने उसे सुखाने के लिए रख दिया। अब बारी थी कि इस प्याली की छिलाई करके इसे आकर्षक और इस्तेमाल करने लायक आकार दिया जाए। उसके लिए युवान सूखे हुए बर्तनों की छिलाई करने वाले कारीगरों के आसपास जाकर काम करने लगा ताकि वह औजारों का प्रयोग करना सीख सके। यह काम उसे देखने में उतना मुश्किल नहीं लग रहा था। प्याली को सुखाने के बाद उसने बारीक औजारों से उसके निचले हिस्से के अनावश्यक हिस्सों को छिलना शुरू किया ताकि प्याली वजन में थोड़ी हल्की हो जाए और दिखने में भी ठीक लगे। और उसने ठीक ठाक छिलाई कर भी दी। प्याली अभी भी वजन में सामान्य प्यालियों से भारी थी, पर उसे डर था कि कहीं वह ज्यादा न छिल दे। युवान ने एक साधारण से रासायनिक घोल में प्याली को डुबाया और सुखाने के बाद बाकी बर्तनों के साथ भट्टी में पकाने के लिए रख दिया। पर भट्टी में तेज आंच में पकाते वक्त उसकी प्याली चटक गई। यह देखकर युवान का चेहरा उतर गया। भट्टी पर काम कर रहे कारीगर ने कहा, अब इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? वह कारीगर जिन्होंने पूरी जिंदगी यही काम किया है, उनके बर्तन भी खराब होते हैं। मुझे लगता है तुमने प्याली सुखाते वक्त गलती की है। प्याली में अंदर कहीं कहीं पर नमी ज्यादा रह गई होगी और जब नमी भाप में बदली होगी तो उस भाप के दबाव से ऐसी दरार पड़ गई होगी। जाओ अगली बार सुखाते वक्त ध्यान देना। यह कहकर वह कारीगर फिर से काम पर लग गया। युवान बहुत मायूस हो गया और कारण भी था मायूस होने का। शाम को दरार वाली प्याली उसने हुईफांग को दिखाई तो उन्होंने बस यह कहकर बात खत्म कर दी कि ऐसे होते रहता है। अब समय भी कम रह गया था। उसने प्रयास जारी रखा। रोज सुबह सबसे पहले भट्टी पर पहुंच जाना और बाकी के कामों को निपटाकर चाक शुरू कर देनी। अगली बार उसने सुखाते वक्त कोई लापरवाही नहीं की, पर तब की बार घबराहट और जल्दीबाजी में उससे छिलाई के वक्त प्याली टूट गई और वह फिर से हताश हो गया। फिर से शाम को हुईफांग के घर जाते हुए वह टूटी हुई प्याली अपने साथ ले गया और एक बार फिर से उन्होंने ऐसा होते रहता है कहकर युवान को वापस भेज दिया। फिर एक बार युवान ने प्याली बनाई और सुखाने के लिए रख दी। हर बार बीज जमीन पर ही नहीं गिरते, कभी कभी चट्टानों के बीच में भी फंस जाते हैं और उन बीजों का संघर्ष थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। इस बार प्याली पर सुखाते वक्त ही दरार पड़ गई। युवान ने प्याली बिना कपड़े से लपेटे ही खुले में छोड़ दी थी। तेज हवा के कारण प्याली का ऊपरी हिस्सा जल्दी सूख गया और गीले वाले हिस्से से अलग हो गया। अब युवान के पास ना तो समय था और ना ही प्रेरणा। युवान भारी मन से हुईफांग के पास प्याली लेकर पहुंचा और भवक भवक कर रोने लगा। हुईफांग ने उसे थोड़ी देर रोने दिया और फिर बोले, तुमने चाक को एक खिलौना समझ लिया था और उस खिलौने की जिद में यहां तक आ गए। ऐसे ही कोई ऊंचे दर्जे का कारीगर नहीं बन जाता। भट्टी के आगे खुद को तपाना पड़ता है, मिट्टी पर उंगलियों को थकाना पड़ता है, स्वान जैसी स्थिरता और चींटी जैसी निरंतरता लानी पड़ती है। और जब इन सभी गुणों के साथ एक कारीगर सालों तक अभ्यास करता है तब जाकर कहीं वह कुछ हटकर कर पाता है। यह कोई खेल खिलौना नहीं है। अब तक समझ आ गया होगा तुम्हें। जो भी कारण रहा हो घर से भागने का, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूं, जाओ वापस लौट जाओ। वैसे भी अब मेरे बस का भट्टी पर जाना नहीं है तो मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। मास्टर, मैं घर नहीं जा सकता। मुझसे जाने अनजाने में एक ऐसी गलती हुई है कि अगर मैं घर गया तो मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। युवान की पूरी कहानी सुनने के बाद हुईफांग ने उससे पूछा, काम करने के बाद रहते कहाँ हो तुम? खाने रहने का बंदोबस्त भट्टी पर ही है, युवान ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा ठीक है, कल शाम को अपना सामान लेते आना। कल से तुम यहीं रहोगे मेरे साथ, हुईफांग ने कहा। इतना सुनकर युवान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
हुईफांग को भी पूर्व में हुए हादसे के इतने लंबे समय बाद जीने का सहारा मिल गया था। युवान की आंखों में इस काम के लिए उन्होंने उसी दिन भूख देख ली थी जब उन्होंने पहली बार उसे अपने साथ चाक पर बिठाया था। युवान की ईमानदारी और लगन को देखने के बाद उन्हें लगा कि युवान उनकी कला का एक सही उत्तराधिकारी होगा। आप उन लोगों को अपनी तरफ खींच ही लेते हैं जो आपकी तरह विचार रखते हैं, और एक हुनरबाज ही दूसरे हुनरबाज को पहचान सकता है। युवान को एक मास्टर मिल गए थे। छोटी सी उम्र में काफी उतार चढ़ाव देख लिए थे उसने। अब यही उजाले की रोशनी उसका जीवन आसान बना सकती थी। समय बीतता गया और वह अपने मास्टर के साथ ही रहने लगा और यहीं से भट्टी जाने लगा। हुईफांग भट्टी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत में तब तक भी सुधार नहीं आया था। सुधार आता भी कैसे, शराब पीना जो कम नहीं किया था। युआन ने कई बार कहा भी कि शराब ना पिए, पर इतने लंबे समय में उन्होंने शराब को अपने शरीर का ही हिस्सा बना लिया था। पर युआन भी उनसे अपनी बात मनवाने के लिए कभी पैसे छिपा देता तो कभी शराब। इस तरह से उनके शराब पीने में थोड़ा बहुत कमी तो आ ही गई थी। धीरे धीरे युआन और उसके मास्टर के रिश्ते गहरे होते गए। दोनों ही अपने परिवारों से बिछड़े हुए थे, इसीलिए एक दूसरे को उन्होंने जल्दी ही अपना लिया। जब तक हुईफांग की तबीयत में सुधार नहीं आया, युआन अकेले ही भट्टी पर जाता और उस काम से जितने भी पैसे बनते उससे ही अपना और अपने मास्टर का खर्चा चला लेता। हुईफांग शाही भट्टी की तकनीकों को तो किसी दूसरी भट्टी को नहीं बता सकते थे, पर उन खास तकनीकों को छोड़कर वह युआन को वह सब सिखाना चाहते थे जो उन्होंने बचपन से शाही भट्टी में सीखा था। उसके लिए उन्हें एक निजी भट्टी की जरूरत थी। भट्टी को तैयार करने के लिए जिन औजारों और कच्चे सामान की आवश्यकता थी वह इस शहर में मिलना आसान नहीं था। उसके लिए उन्हें 1-2 महीने के लिए शहर से बाहर जाकर बंदोबस्त करना पड़ा। शाही भट्टी का कारीगर होने की वजह से हुईफांग की चारों तरफ अच्छी खासी पहचान थी, पर शराब की आदत की वजह से उन्होंने सबके साथ रिश्ते खराब करके रखे थे, जिस वजह से उनके लिए यह थोड़ा मुश्किल होने वाला था। पर आज नहीं तो कल उन्हें अपने बीते हुए समय का सामना तो करना ही था। पुराने व्यापारियों के साथ उनकी जान पहचान थी, उन्हीं के माध्यम से सारे सामान की व्यवस्था हो गई। परिस्थितियां जितनी सुनहरी लग रही थी उतनी थी नहीं। जब स्थानीय भट्टियों और कारीगरों को यह बात पता चली तो वह चौकन्ने हो गए। अब तक उन्हें हुईफांग से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि जब तक वह शराब के नशे में डूबा रहेगा तब तक वह शाही कारीगर की मोहर से उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस शहर से एक बहुत बड़े स्तर पर मिट्टी के बर्तनों का निर्यात बाकी क्षेत्रों में होता था, इसीलिए भट्टियों के बीच कांटे की टक्कर थी और भट्टियों के मालिक बाजार में किसी नई भट्टी को हिस्सेदार बनाने के लिए तैयार नहीं थे। हुईफांग को यह पता नहीं था कि आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत उनकी प्रतीक्षा कर रही है। युआन जब भट्टी में काम पर था तो कुछ लोगों ने घर में घुसकर हुईफांग के हाथों और पैरों को बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया। जब तक देर शाम युआन घर लौटा तब तक उसके मास्टर घर पर बेहोश पड़े रहे। हुईफांग उस जानलेवा हमले को झेल गए, पर उनके हाथों और पैरों की हालत इतनी गंभीर थी कि वह ठीक कब तक हो पाएंगे यह कहना बहुत मुश्किल था। वैद्य ने युआन को यह कहकर घर भेज दिया कि अगर उनकी देखरेख अच्छे से की जाए तो हो सकता है कि भविष्य में वह खुद से चलने फिरने के लायक हो जाए। युआन को एक पिता जैसे मार्गदर्शक मिल गए थे और हुईफांग को एक समर्पित शिष्य। सब कुछ सटीक था, बिल्कुल अपनी जगह पर। संभव था कि यह नई शुरुआत इन दोनों के जीवन को बदल देती, पर लग रहा था कि इन्हें और विशेषकर युआन को अभी और परीक्षाओं में खुद को साबित करना बाकी था। हुईफांग इस हमले के बाद पूरी तरह युआन पर निर्भर हो गए थे।
भट्टी पर कुछ करना तो दूर, वह बिना सहारे के बैठ भी नहीं पा रहे थे। युवान को इस अनजाने शहर में अगर किसी से थोड़ा नरमी मिली थी तो वह उसके मास्टर ही थे। परिवार को तो बहुत पीछे छोड़ चुका था वो, अब मास्टर को नहीं खोना चाहता था, इसीलिए वह अपने मास्टर के साथ ही रहा। युवान अभी उम्र के उस पड़ाव पर था जबकि एक व्यक्ति के अंदर भावनाओं का वेग अपने चरम पर होता है। युवान ने कारीगरी के प्रेम में अपने गांव, अपने परिवार तक को छोड़ दिया था। हालात चाहे जैसे भी रहे हों, पर उसके उस शहर में रहने की वजह कारीगरी की तरफ उसका झुकाव ही था। उसके अंदर अपने मास्टर के साथ हुए हादसे का बदला लेने की भावना पनपने लगी। इतना समय इस शहर में बिताने के बाद उसे इतना तो समझ आ गया था कि वह उनसे बल से नहीं जीत सकता। कुछ दिन उसने अपने मास्टर के ठीक होने की प्रतीक्षा की, और जब उनकी हालत इतनी ठीक हो गई थी कि वह बैठकर किसी विषय पर चर्चा कर सकते थे, तब उसने अपनी बात अपने मास्टर के सामने रखी। मास्टर, मैं भट्टी को शुरू करना चाहता हूँ। आप मुझे बताते जाइए, जैसे जैसे आप कहेंगे वैसे वैसे मैं करता जाऊंगा। युवान बोला, क्या बताऊं और कितना बताऊं? वैसे भी बर्तनों की कारीगरी इतना जटिल काम है कि उसकी सारी बारीकियां कहकर नहीं बताई जा सकती। हुईफांग बोले, पर हमारे पास प्रयास के अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं है, और आज नहीं तो कल मुझे शुरुआत करनी ही होगी। युवान ने अपने मास्टर से विनती की। वो सब तो ठीक है, मगर भट्टी को कैसे बना पाओगे तुम? उसकी बनावट में बाल भर की गलती की भी जगह नहीं। कम से कम भट्टी तो किसी ऐसे इंसान को तैयार करनी चाहिए जिसे इस काम का अच्छा खासा तजुर्बा हो। हुईफांग ने युवान को समझाने का प्रयास किया, पर उसकी जिद देखकर अंत में उन्हें युवान को अनुमति देनी पड़ी। युवान और उसके मास्टर दोनों के लिए एक नया सफर शुरू होने वाला था। युवान ने मिट्टी पर कारीगरी कभी नहीं की थी, और हुईफांग ने किसी इंसान की क्षमताओं पर। युवान को गीली मिट्टी को आकार देना था और हुईफांग को युवान की क्षमताओं को, जो उसके अंदर तो थी पर बहुत ही अव्यवस्थित रूप में। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वह लग गए भट्टी का सामान इकट्ठा करने पर, क्योंकि हुईफांग ऐसी भट्टी बनाना चाहते थे जिसमें एक ही साथ अलग अलग ताप पर पकने वाले मिट्टी के बर्तनों को पकाया जा सके। इसीलिए भट्टी का अंदरूनी हिस्सा 3 स्तरीय बनाया गया। भट्टी की चिमनी, सुराखों और ऊंचाई जैसी बारीकियों पर काम करते करते भट्टी के ढांचे को तैयार होने में लगभग 1 सप्ताह से अधिक का समय लग गया। हुईफांग को मन ही मन उम्मीद बनने लगी थी कि हो सकता है कि युवान इस भट्टी को सच में खड़ा कर दे। भट्टी के तैयार होने के बाद हुईफांग युवान को कारीगरी में प्रयोग होने वाली मिट्टियों, सारे औजारों और रसायनों, भट्टी में बर्तन पकाते वक्त लगने वाले समय और ताप के बारे में समझाने लगे। हुईफांग घंटों घंटे चाक के सामने बैठकर चाक की गति, हाथों की चाल और दबाव के बारे में युवान को समझाते। युवान हुईफांग की उम्मीद से भी जल्दी यह सब सीख रहा था। कभी कभी युवान हुईफांग के बिना भी भट्टी में घंटों घंटे अभ्यास करते रहता, अलग अलग तरह के रसायनों और मिट्टियों पर प्रयोग करते रहता। जब तक भट्टी सूख कर तैयार हुई, तब तक युवान सभी मूल बातों को सीख गया था। हुईफांग ने युवान को चाय की 100 प्यालियां बनाने को कहा, जिन्हें वह एक व्यापारी को दिखाने के लिए बनवा रहे थे। हुईफांग की काफी सारे व्यापारियों से बहुत अच्छी पहचान थी, इसीलिए उन्हें उम्मीद थी कि वह किसी न किसी को तो युवान की भट्टी का सामान खरीदने के लिए तैयार कर ही देंगे। युवान ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ 100 प्यालियों पर काम करना शुरू कर दिया। हुईफांग युवान को बताते गए और वह वैसा वैसा करता गया, मगर युवान पूरा दिन 10 ही प्यालियां गढ़ पाया। अगले दिन 15 और उसके अगले दिन 12।
उसके बाद युवान रात में भी भट्टी पर रुकने लगा। प्यालियों को सूखने के लिए रखा जाता तो कुछ प्यालियों पर सुखाते वक्त ही दरार पड़ जाती। बीच बीच में जैसे जैसे प्यालियां सूखती गई वह उनकी छिलाई भी करने लगा। छिलते वक्त भी कई सारी प्यालियां टूट जाती। इस तरह करते करते जो प्यालियां अंत में बचती वह उन्हें एक किनारे रख देता। हुई फांग ने युवान को कुछ अतिरिक्त प्यालियां बनाने को भी कहा था। जब सभी प्यालियां अंततः बनकर तैयार हो गई, अब समय था कि उन्हें भट्टी में पकाया जाता। युवान सुबह जल्दी उठ गया था, क्योंकि बर्तनों पर लगे हुए रसायनों को शीशे जैसी मुलायम परत में बदलने के लिए उन्हें भट्टी में पूरा दिन तेज ताप पर पकाना पड़ता था, और अगर देर हो जाती तो फिर देर रात तक भट्टी को जलाकर रखना पड़ता, जिससे समय का अंदाजा लगाने में भी गड़बड़ हो सकती थी। मास्टर से अनुमति लेकर युवान ने भट्टी में प्यालियों को लगाना शुरू किया और आग जला दी। धीरे धीरे दिन बढ़ता गया। समय समय पर हुईफांग आंच बढ़ाने को कहते। युवान उत्सुकता से पूरी प्रक्रिया को देखता रहा। धूप ढलने को आई। भट्टी से आ रही महक बदलने लगी। हुईफांग ने युवान को आग बुझाने को कहा। अब युवान को इंतजार था अगली शाम का, जब भट्टी पूरी तरह ठंडी हो जाती और वह अंततः प्यालियों को देख पाता। युवान अगले दिन की प्रतीक्षा उत्सुकता से करने लगा और हुईफांग चिंतित थे युवान के काम करने के तरीके से, हर काम में उसकी जल्दबाजी से, और उन्हें डर था कि क्या हुआ अगर कल भट्टी खुलने पर एक भी सही प्याली हाथ न लगे। वह शुरू से युवान के काम करने के तरीके में एक हड़बड़ी महसूस कर रहे थे, मगर क्या था क्या नहीं, यह तो कल भट्टी का दरवाजा खुलने के बाद ही पता चलता। अगले दिन भट्टी के ठंडे होने पर हुईफांग ने युवान को भट्टी का दरवाजा खोलने को कहा। उसने दरवाजा खोला और प्यालियां निकालना शुरू किया। मुश्किल से 2-4 प्यालियां ही सही निकली, बाकी प्यालियों पर दरारें पड़ी हुई थी। हुईफांग देखते ही समझ गए कि प्यालियां सुखाते वक्त गलती हुई है। युवान की हड़बड़ाहट हुईफांग को चाक पर ही नजर आ गई थी, पर युवान के ध्यान को ऐसा भटका देख उन्हें उस वक्त कुछ कहना ठीक नहीं लगा। वह इतना विचलित था कि अगर हुईफांग कुछ कहते भी तो उसे उस वक्त कुछ समझ नहीं आता। उन्हें युवान की इतने महीनों की मेहनत बर्बाद होने का दुख था, पर वह चाहते थे कि युवान एक बार में ही सीख जाए और उसे बार बार इस दुख का सामना न करना पड़े। अगली सुबह युवान फिर से भट्टी पर गया और चाक पर गीला कपड़ा चलाकर उसके ऊपर हाथ रख दिए और उससे पहले दिन हुए नुकसान के बारे में सोचता रहा। उसके मुंह से सिसकियां और आंखों से आंसू निकलने लगे। आंखों से निकले हुए आंसुओं ने चाक को थोड़ा और भिगा दिया। युवान ने चाक को पूरी तेज गति से घुमाया और मिट्टी का ढेला उसके ऊपर रखकर दोनों हाथ के बीच कसकर दबा दिया और भभक भभक कर रोने लगा। युवान अपने आप को जीवन के सबसे निचले स्तर पर महसूस कर रहा था, जहां उसने अपनी पूरी क्षमता लगा दी थी, पर फिर भी उसके बदले में उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वह गुस्से में उस मिट्टी के ढेले को नोचने लगा। तेज गति से चलती हुई उस चाक ने गीली मिट्टी को पूरे कमरे में छितरा दिया। वह अपने आप को पूरी तरह से बेबस महसूस कर रहा था। हुईफांग ने युवान को इस तरह से बिखरा हुआ देखकर यह महसूस कर दिया था कि उसके दुख का कारण उसकी असफलता नहीं थी, बल्कि उसके अंदर की प्रतिशोध की भावना थी। वह अपनी सफलता को अपने दुश्मनों की हार से मापने लगा था और निपुणता का अर्थ नहीं समझ पा रहा था। हुईफांग ने युवान को अपने पास बुलाया और बोले, मेरा बैठने का मन कर रहा है। युवान ने उन्हें दोनों हाथों से सहारा देते हुए बिठाया। आजकल भट्टी में इतने व्यस्त हो कि अपने मास्टर के पास बैठने का भी तुम्हारे पास समय नहीं है।
हुई फांग बोले, नहीं मास्टर, मैं आपके आसपास ही तो हूँ। युआन बोला, नहीं युआन, मेरे आसपास तो क्या, तुम अपने आसपास भी नहीं हो। हुई फांग बोले, ऐसा क्यों बोल रहे हो मास्टर? अगर अपने आसपास होते तो अपनी दशा को समझ पाते और ये छोटी सी हार तुम्हें इतना परेशान नहीं करती। युवान अपने मास्टर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। मास्टर, मैंने अपनी पूरी क्षमता लगा दी, सब कुछ किया, पर एक भी बर्तन हाथ नहीं लगा। इतने में हुई फांग बोले, किसने कहा कि तुमने पूरी क्षमता लगा दी है? अभी तो तुमने शुरू तक नहीं किया। अपने आप से पूछो कि उस भट्टी को शुरू क्यों किया था तुमने? इस काम को क्यों कर रहे हो? जवाब आएगा कि तुम्हें उनसे बदला लेना है जिन्होंने तुम्हारे मास्टर की यह हालत करके तुम्हारा सबसे बड़ा सपना छीन लिया, एक कुशल कारीगर बनने का सपना। तुमने अपने क्यों को दूषित कर दिया है। आज तक जो युवान भट्टी के अंदर गया, वह तुम कहाँ थे? वह वो युवान नहीं था जो बचपन में माँ से जिद करके दीवारों पर गीली मिट्टी से चित्र तराशा करता था। वह वो युवान था जिसके कुछ शत्रु हैं, जिसके लिए वह भट्टी उन शत्रुओं से बदला लेने का एक माध्यम है। किसी भी कला की मास्टरी समर्पण से आती है, ऐसा समर्पण कि तुम अपने आप को पूरा उस कार्य में डुबा दो। अभी तक तुमने जो भी किया, वह तुम कहाँ थे? वह सब तो तुम्हारी प्रतिशोध की भावना तुमसे करवा रही थी। मैं क्या, दुनिया का कोई भी कुशल कारीगर तुम्हें इस कला का मास्टर नहीं बना सकता जब तक तुम्हारा क्यों दूषित रहे। अगर अपनी आंखों से इस प्रतिशोध की पट्टी को हटाकर उस युवान के रूप में भट्टी में जाओगे जिसे इस कारीगरी से इतना लगाव था कि उसकी एक झलक देखने के लिए उसने अपने माँ पिता से झूठ बोलकर अपने गांव से बाहर इस अनजाने शहर में आने की हिम्मत की, तो वह टूटे बर्तन खुद बोल पड़ेंगे कि वह क्यों टूटे। मास्टर की बात ने युवान को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। जब वह भट्टी में गया तो उसे महसूस हो रहा था कि जैसे इस भट्टी में वह पहली बार आया। जिन औजारों का प्रयोग वह पिछले 6 महीने से कर रहा था, वह उसे कुछ अलग लग रहे थे। चुपचाप बैठा हुआ, कभी छिलाई के औजारों को देखता तो कभी रसायनों को, कभी उस चाक को देखता तो कभी उस भट्टी को। उसे वह दिन याद हो आया जब अपने गांव में उसने पहली बार शाही भट्टी के बारे में सुना था। कितना उत्सुक था वो इन सभी चीजों को देखने के लिए, इन औजारों को छूने के लिए, पर आज जब यह सब उसके सामने था तो वह पूरा भटका हुआ, प्रतिशोध की पट्टियों में जकड़ा हुआ इस मौके को गंवाने पर तुला था। यह सोचकर वह गलानी में डूबा जा रहा था। उसे याद हो आया कि कैसे माँ ने उसे 1 महीने तक ध्यान से पढ़ाई करने के बदले बांस की सुराही बनाना सिखाएगी कहकर लालच दिया था, और उस लालच में कैसे उसे वह किताबें भी अच्छी लगने लगी थी। इतना लगाव था उसे इस कारीगरी से, पर अब उसके अंदर मौजूद कारीगरी का बीज प्रतिशोध की जड़ों से ऐसा घिरा हुआ था कि उससे एक कला का अंकुरित होना लगभग नामुमकिन लग रहा था। युवान पूरी तरह गलानी में डूब चुका था। उसके अंदर खुद को कोसने के अलावा कोई चारा नहीं था। हुई फांग लाठी के सहारे से भट्टी तक आए। अब से भट्टी की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। अब मैं इस हालत में हूं कि कुछ काम कर सकूं। जब तक सामान बाजार में उतरेगा नहीं, तब तक पैसे कहां से आएंगे? हुई फांग बोले। युवान थोड़ी सहमी हुई आवाज में बोला, मास्टर,
प्रदर्शनी में हिस्सा लेना चाहता हूँ। हुई फांग थोड़ा मुस्कुराए और फिर बोले, तुम बने ही उस काम के लिए हो। जब एक तितली का शरीर पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो वह अपनी खोल से बाहर आने के लिए छटपटाने लगती है। अगर कोई व्यक्ति उसके उस संघर्ष पर दया करके उसे खोल से बाहर निकाल दे तो वह उस तितली के उस क्षण के संघर्ष को तो कम कर देता है, पर उसके बाद उस तितली का पूरा जीवन संघर्ष में बीतता है, क्योंकि उस खोल से बाहर आने के लिए उसे जो संघर्ष करना पड़ता है वही संघर्ष उसके पंखों में खून के संचार को शुरू करता है और वह उड़ पाती है। एक मास्टर का कर्तव्य उस टहनी की तरह है जो उस खोल के अंदर पल रही नन्ही सी तितली को तेज हवाओं से बचाए। उस व्यक्ति की तरह नहीं जो उसकी क्षण भर की छटपटाहट को देखकर पिघल जाए और उसे पूरे जीवन भर के लिए अपाहिज बनाने की गलती कर बैठे। तुम्हें याद होगा जब मैंने तुम्हें 1 महीने का समय दिया था एक प्याली बनाने के लिए। जब तुम पहली बार टूटी हुई प्याली मेरे पास लाए तो मैं उसी वक्त तुम्हारी गलती सुधार सकता था, पर मैं चाहता था कि तुम खुद समझो कि वह चाक कोई खिलौना और कारीगरी कोई खेल नहीं। मैं पिछले 6 महीने में बाकी भट्टियों के मालिकों से तुम्हें जितवा सकता था। तुम्हारे पास पैसा और ख्याति सब कुछ होता, पर मैं तुम्हारे क्षण भर के सुख के लिए वह कारीगरी का बीज नष्ट कर बैठता जो तुम्हारे अंदर है, और तुम इन बाजारों में ही गुम हो जाते। हर व्यक्ति के अंदर एक खास बीज होता है और वह बीज इसीलिए नष्ट हो जाता है क्योंकि उसे एक निपुण माली नहीं मिल पाता जो कि उस खास बीज को सींच कर उसे एक फलते फूलते वृक्ष में बदल सके। तुम्हारे अंदर इस कारीगरी का बीज है और मैं नहीं चाहता कि वह इस बाजार के शोर शराबे में खो जाए। युवान, तुम्हारी प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य अपने आप को इस बीज के प्रति समर्पित करना है। उसके बाद क्या बाजार की प्रदर्शनी और क्या राजा का दरबार। हुई फांग ने अपना काम कर दिया था। उन्हें पता था कि चाक पर रखी इस गीली मिट्टी को कब, कहां पर कितना सहारा देना है जिससे कि इसे एक उपयोगी बर्तन में ढाला जा सके। युवान ने कुछ दिनों तक भट्टी में कुछ काम नहीं किया, जरा सा भी नहीं। जैसे बर्तन खुद कह रहे हूं कि मैं क्यों टूट गया, क्या कमी थी मुझ में। हर तरफ बिखरा हुआ सामान, मिट्टियों के ढेर सारे औजार, भट्टी में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियां, वह बर्तन जिन पर सुखाते वक्त ही दरार पड़ गई थी। सब कुछ उससे जैसे बातें कर रहे थे। वह बैठा बैठा अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा। मास्टर ने तो सब बता ही दिया था, मैंने ही कभी ध्यान नहीं दिया। कहाँ था मैं? चाक पर अभ्यास करने में इतना व्यस्त था कि बाकी सब चीजों पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। युवान अब तक की हुई सारी गलतियों को एक कागज पर लिखने लगा। 14 प्रकार की मिट्टियां, चाक समेत 19 प्रकार के औजार, 27 प्रकार के रसायन, भट्टी पर इस्तेमाल होने वाली लकड़ियां और भट्टी का आकार। हर छोटी बड़ी वस्तु के विषय में उसने कागज पर लिखना शुरू कर दिया। चाक पर काम करने के बजाय वह घंटों घंटे बाकी सारी बारीकियों को समझने में लगाने लगा। मिट्टियों को अलग अलग अनुपात में मिलाकर नए प्रयोग करने लगा। हर औजार पर काम करने लगा और जरूरत पड़ने पर लोहार से नए औजार भी बनवा कर लाने लगा। रसायनों पर कई प्रयोग कर वह अलग अलग तरह के मिश्रण तैयार करने लगा। हुई फांग युवान की लगन को साफ देख पा रहे थे। हुई फांग के मार्गदर्शन से युवान आसपास की भट्टियों से भी बेहतर बर्तन बनाने लगा था। हुई फांग ने काफी सारे व्यापारियों को युवान का काम दिखाया। थोड़ा सा समय लगा, पर बाजार से थोड़ा कम दाम पर एक व्यापारी ने युवान के बर्तनों को रखने के लिए हाँ कर दी। युवान और हुई फांग के लिए इस बाजार में कदम रखना एक बहुत बड़ी सफलता थी। धीरे धीरे भट्टी के बारे में लोग जानने लगे थे और युवान अपनी कला को समय के साथ और भी निखारता जा रहा था।
पर वह संतुष्ट नहीं था, क्योंकि अभी उसने वह स्तर हासिल नहीं किया था जो उसे प्रदर्शनी में भाग लेने के लायक बना पाती। वह हर वक्त भट्टी में नए प्रयोग करते रहता, कभी अलग अलग किस्म की मिट्टी के साथ, कभी रसायनों के अनुपात में, कभी भट्टी के आकार और बर्तन पकाते वक्त इस्तेमाल होने वाले ताप पर फिर भी वह कुछ ऐसा नहीं बना पा रहा था जिसे प्रदर्शनी में रखा जा सकता। धीरे धीरे उसका मनोबल टूटने लगा और एक दिन घबराहट में उसने अपने मास्टर से पूछ दिया कि जब वह भट्टी में काम कर रहे थे तो रसायनों का अनुपात क्या रखते थे। इतने में हुई फांग बोले, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो मेरा नहीं है। वह तकनीकें उस भट्टी ने सदियों के परिश्रम से बनाई है, तो भला मैं उन्हें किसी और भट्टी को कैसे बता सकता हूँ? क्या कल को तुम किसी और को अपनी तकनीकें बताओगे? युवान बोला, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैंने प्रदर्शनी में भाग न ले पाने की घबराहट में यह सवाल पूछ दिया था। मेरा उद्देश्य आपको या आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं था। हुई फांग बोले, मैं तुम्हारी घबराहट को समझ सकता हूँ युवान। एक निपुण कारीगर के पास भी वही औजार है, जो फर्क है वह बस कल्पना शक्ति का है। वो आखिरी सीढ़ियां जो युवान को मास्टरी तक ले जाने वाली थी, उन्हें चढ़ना थोड़ा मुश्किल तो होने ही वाला था। एक दिन युवान भट्टी में काम कर रहा था और उसके हाथों से एक प्याली गिरकर टूट गई और उसे अचानक से उस प्रदर्शनी वाले दिन की याद हो आई। उस प्रदर्शनी वाले दिन के बारे में सोचते सोचते युवान को उस मुख्य अतिथि की पोशाक याद हो आई, जिस पर असली सोने के रेशों से कारीगरी की गई थी। युवान तेज कदमों से मास्टर के पास गया और पूछा, मास्टर, क्या यह संभव है कि सुराही पर असली सोने से कारीगरी की जाए? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हुई फांग ने पूछा। मैं एक ऐसी सुराही के बारे में सोच रहा था जिस पर धारदार औजार से चित्र गढ़े जाएं और उन चित्रों को पिघले हुए सोने से भरा जाए और उसके बाद रसायनों से ढककर फिर भट्टी में पकाया जाए। अगर तुम प्रयास करना चाहते हो तो कर लो, मगर भट्टी के ताप में यह नामुमकिन है कि सोना गले ना और चित्र अपने ही स्वरूप में रहे। युवान की आधी घबराहट खत्म हो गई थी, क्योंकि अब उसके पास एक दिशा थी। कुछ बाकी था तो खुद को इस दिशा में चलने लायक बनाना। किसी भी रसायन से ढके हुए बर्तन को सुबह धूप निकलने से शाम धूप ढलने तक भट्टी में पकाया जाता, ताकि वह रसायन उस बर्तन के ऊपर एक मजबूत शीशे जैसी परत में बदल जाए। सुराही के ऊपर सोने की कारीगरी को बनाए रखने के लिए या तो भट्टी की आंच को कम करना पड़ता, जो कि किया नहीं जा सकता था, या फिर एक ऐसे रसायन को तैयार किया जाता जो कि उच्च ताप पर सोने से की हुई कारीगरी को गलने से बचाता। युवान ने सभी रसायनों पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। एक साथ वह कई सुराहियों को तैयार करता और हर सुराही के लिए उन रसायनों को अलग अलग अनुपात में प्रयोग करता और हर अनुपात को कागज पर लिख लेता। पर भट्टी के अंदर तापमान इतना ज्यादा होता कि सोने की कारीगरी पिघलकर पूरी तरह खराब हो जाती और बाहरी रसायन को भी खराब कर देती। युवान किसी भी हालत में उस सुराही को अपने सामने देखना चाहता था, जिसका चित्र अब सोते जागते उसकी आंखों में था। शुरू में जब भी भट्टी के अंदर से पकी हुई सुराहियां निकालने के लिए वह भट्टी का दरवाजा खोलता तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती, पर इतनी बार असफल होने की वजह से उसके अंदर असफल होने का डर अब खत्म हो गया था। उसने ऐसे कई रसायन तैयार भी किए जिनसे बाहरी ताप का असर बर्तन तक कम पहुंचता था, मगर वह सोने को गलने से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हर बार की तरह युवान ने भट्टी के अलग अलग स्तरों पर अलग अलग ताप पर पकने वाले बर्तन रखे और साथ ही
आखिरी में कुछ सुराहियां भी रख दी। जब उसने इन बर्तनों को अगले दिन भट्टी से निकाला तो उसे सालों की प्रतीक्षा का अंत होता नजर आने लगा। उसके हाथ एक ऐसी सुराही लगी जिसमें सोने की कारीगरी ज्यों की त्यों बाहरी शीशे जैसी मजबूत और पारदर्शी परत के अंदर बिल्कुल सुरक्षित थी। उस सुराही को लेकर युआन अपने मास्टर के पास दौड़ा गया। युआन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हुईफांग ने सुराही को हाथ में लिया और बोल पड़े, रुई जैसी हल्की, पत्थर जैसी मजबूत और असली सोने की कारीगरी। इतनी सुंदर सुराही न किसी ने बनाई होगी और ना कोई बना पाएगा। युआन के कंधे पर हाथ रखकर हुईफांग मुस्कुराए और उसे सराहा। हुईफांग ने प्रदर्शनी के मालिक को युआन की सुराही दिखाई। जो इंसान इतने सालों से बर्तनों की कारीगरी की दुनिया में काम कर रहा था, उसे भला कैसे पता नहीं चलता कि युआन ने जो सुराही बनाई थी वह किस दर्जे की थी। कांच जैसी मुलायम इस सफेद रंग की सुराही पर सोने से की गई माहीन कारीगरी को देखकर वह दंग रह गया। तुम्हारी प्रदर्शनी की पूरी किस्मत बदल सकती है यह कारीगरी, और क्या पता तुम्हारे लिए शाही परिवार के दरवाजे भी खोल दे दे। हुईफांग ने बोला, मेरे रिश्ते शाही परिवार के साथ पहले से ही ठीक है। प्रदर्शनी का मालिक बोला, तो मैं चाहता हूं कि तुम इस सुराही को प्रदर्शनी में न लगाकर इसे दरबार में महाराजा को भेंट दो। प्रदर्शनी के मालिक ने मुनाफे का 55% उसे देने की मांग की और दरबार में सुराही की प्रस्तुति के लिए मान गया। युआन की सुराही को 1200 शाही सोने की मोहरों के बदले महाराज ने खरीद दिया। युआन की भट्टी को एक शाही भट्टी का दर्जा मिला। शाही भट्टी की तकनीकों को शाही भट्टी से बाहर इस्तेमाल न करके हुईफांग ने जिस ईमानदारी का प्रदर्शन किया था, उसके लिए उन्हें राजा द्वारा सराहना मिली। युआन एक लंबे समय बाद अपने मास्टर के साथ अपने गांव लौटा। युआन ने वो कर दिखाया जिसे करने में बाकियों को पीढ़ियां लग जाती। युआन के जैसे ही हम में से हर किसी के अंदर एक बीज मौजूद है, आपके अंदर भी, जो सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है, जिसका खिलना मरना पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। उस बीज को हुईफांग जैसे मास्टर के हाथ में सौंपने के लिए पहले आपको खुद उस बीज की परवाह करनी होगी, उस पर काम करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। अपने आप को ऐसे ही पॉजिटिव थॉट से सराउंड करने के लिए बने रहिए मेरे साथ। जल्द ही मिलेंगे व्यक्तित्व पर विचार की अगली पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।